सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरटीओ में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की यूनिट 5 है आपकी पाठचर्या अध्ययन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 5 है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या अध्ययन यानी कि यूनिट 5। तो इसमें भी आपके 4 अध्याय दिए गए हैं, फर्स्ट अध्याय, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। यानी कि आज की क्लास में बात करेंगे पाठचर्या संकल्पना तथा सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिट आपकी है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत के अंतर्गत पाठचर्या की संकल्पना पढ़ना है, पाठचर्या के नियोजन की आधारशिलाएं पढ़ना है। इसके अंतर्गत भी आपकी इतनी हेडिंग है, ठीक है। ये सारी हेडिंग्स आपको पढ़नी है। और बेंच मार्किंग तथा राष्ट्र स्तरीय संवैधिक जो है विधिक निकायों की भूमिका आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आज की क्लास में बात करेंगे आप, ठीक है। और ये अध्याय जो है अगले क्लास में बात करेंगे। तो पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ाया है। और पाठचर्या और अनुदेशन हो गया। और ये शॉर्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है पाठचर्या में जो है परिवर्तन। तो आज की क्लास में इसी पे जो है पूरा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या की संकल्पना दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो है करिकुलम दिया गया है। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जानना है कि पाठचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय भवन, पुस्तकालय की पुस्तकें, विद्यालय के उपकरण तथा अन्य शिक्षण सामग्री का एक उद्देश्य पाठचर्या के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना है। कक्षा की समस्त क्रियाएं, पाठ्य सामग्री, क्रियाकलाप तथा मूल्यांकन की समस्त प्रक्रियाएं विद्यालय पाठचर्या के फलस्वरूप ही नियोजित की जाती हैं। इसके बाद आपको देखना है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए पाठचर्या शिक्षा का आधार है, यानी कि पाठचर्या जो है शिक्षा का आधार होता है। पाठचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जो आपका उद्देश्य होता है हम सभी का, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं और पूर्ति, यह एक ऐसा साधन है जो छात्र अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठचर्या के माध्यम से ही छात्रों की मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करता है। पाठचर्या के द्वारा छात्रों के जीवन जीने की जो है शिक्षा प्राप्त होती है। इससे अध्यापक को दिशा निर्देशन प्राप्त होते हैं। छात्रों के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होने से जो है उनमें एकाग्रता आती है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा के तौर पे है, ये परिभाषा है पाठचर्या, यानी कि ये परिभाषा है। तो यहाँ से आप ना देख करके परिभाषा, इसको यहाँ से ये पढ़ लीजिए, परिभाषा बाद में देखिएगा ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या का अर्थ और परिभाषा। तो कैरिकुलम यानी कि ये जो है इसको पाठचर्या को कैरिकुलम बोलते हैं, यानी कि ये हिंदी में है और इसको इंग्लिश में कैरिकुलम बोलते हैं। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान यानी रेस कोर्स, ठीक है। इस प्रकार पाठचर्या दौड़ का मैदान है, जिस पर विद्यार्थी जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। पाठचर्या की आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि किसी भी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो सैद्धांतिक और क्रियाकलाप ज्ञान जो है, ज्ञान का एक निश्चित सीमा में छात्रों को दिया जाता है, यानी कि एक निश्चित सीमा में जो ज्ञान दिया जाता है, यानी कि ठीक है, यही आपका जो है पाठचर्या होता है। आपको समझना है पाठचर्या के बारे में। तो यहाँ से हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे आपके समझ में आए यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठचर्या यानी करिकुलम का अर्थ अभी हमने जो बताया है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय या विश्वविद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा उनकी सामग्री का एक व्यवस्थित ढांचा, जो छात्रों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है। कहने का मतलब, जैसे ये आपका विद्यालय हो गया, आपके विद्यालय में जो है जितनी सारी क्लासेस चलती हैं या आपकी जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं, ये सारा आपका यहाँ विद्यालय में ये पाठ्यक्रम होता है। इनकी पाठचर्या जो है आपका ये विद्यालय में ही दिया जाता है, यानी औपचारिक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पाठचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम बोलते हैं। इसे हिंदी में पाठ्यक्रम या शिक्षा जो है क्रम भी बोलते हैं। करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेरे से बना है, अभी हमने आपको बताया है नोट्स के, ये लिखा हुआ नोट्स है वो जो है, ठीक है, बुक्स का नोट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठचर्या का अर्थ 2 अर्थों में लिखा जाता है, ठीक है। तो जो अभी हमने आपको बताया पाठचर्या, ठीक है, यहाँ पे यानी कि पाठचर्या जो बताया, ठीक है। तो पाठचर्या जो है पाठचर्या 2 अर्थों में लिखा जाता है, एक जो है व्यापक, एक संकुचित। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक संकुचित हो गया और एक जो है यहाँ पे व्यापक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानने की कोशिश करिए, यहाँ पे ऐसे हम बताएं आपको, जैसे ये पाठचर्या है, ठीक है। तो ये पाठ संकुचित हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। तो पाठचर्या, ठीक है। तो संकुचित अर्थ में जो पाठचर्या का अभिप्राय केवल एक पाठ्यक्रम विषय से लिया जाता है, केवल एक जो पाठ्यक्रम विषय से लिया जाता है, या संकुचित अर्थ में पाठचर्या के लिए एक अन्य शब्द सिलेबस कहा जाता है, ठीक है। एक शब्द सिलेबस कहा जाता है या पाठ्यक्रम शब्द भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पाठ्यक्रम भी प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में जो है पाठचर्या का अर्थ या तात्पर्य उन सभी अनुभवों से किया जाता है जिन्हें बालक अपनी रुचियों, आवश्यकताओं, विभिन्न क्रियाओं का एक व्यवस्थित ढांचा है, जो विद्यार्थी के विकास के लिए होता है। आप इस प्रकार से समझिएगा, जैसे ये आपका पाठचर्या हो गया, ठीक है, और पाठचर्या ये आपका संकुचित हो गया, ठीक है। इसको संकुचित अर्थ में बोला और एक जो है व्यापक अर्थ में हमने बोला। तो इस प्रकार से आप समझना है कि जैसे संकुचित अर्थ, ये जो आपका व्यापक अर्थ में है, तो ये आपका जैसे ये आपका पूरा पाठचर्या है, ठीक है। ये पूरा पाठचर्या है जो आपको विद्यालय में औपचारिक रूप से दी जाती है। तो ये फर्स्ट क्लास हो गई, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम में जितनी भी गतिविधियाँ हैं, ये सब सारी जो है पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और ये जो संकुचित अर्थ में है सिर्फ एक कोर्स के तौर पर होती है, ठीक है। तो जैसे ये आपका पाठचर्या पूरा का पूरा पाठचर्या है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्लास,
3rd 4th और 5 जो क्लासेस हो गई, तो इसमें एक जो है छोटा सा एक विषय का कोर्स होता है। तो जैसे आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, तो ये आपका संकुचित अर्थ में हो गया, यानी कि सिलेबस इसका दूसरा, यानी कि ये जो पाठचर्या है, तो पाठचर्या का ही दूसरा जो है छोटा सा टॉपिक होता है। ये पाठचर्या का छोटा सा टॉपिक दूसरा होता है, जिसे ये संकुचित अर्थ में इसको बोलते हैं। तो ये क्लास हो गया, ठीक है, विषय कोर्स होता है। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, फिर आप जो है सेकंड क्लास में आए, यानी कि ये जो पाठ्यक्रम होता है चेंज होता रहता है। पाठचर्या जो है चेंज नहीं होता है, ये 5-6 साल में चेंज होता है। और ये जो आपका पाठ्यक्रम, यानी कि इसको सिलेबस बोलते हैं, ये आपका चेंज होता है, 1 साल के बाद दूसरा चेंज हो जाता है, यानी कि आप सेकंड क्लास में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पाठचर्या होता है, ठीक है, सॉरी, पाठचर्या ये आपका व्यापक होता है, ठीक है, ये व्यापक होता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका अर्थ कोर्स ऑफ स्टडी, यहाँ पे जो भी हमने आपको बताया है, ठीक है, टीचिंग होता है व्यापक अर्थ में, यानी कि पाठचर्या का अर्थ या तात्पर्य उन सभी अनुभव अभी हमने इसको बताया है, आपको पढ़ाया है। यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या करिकुलम, यानी कि ये जो अभी हम बताने की कोशिश किए हैं, आपको समझ में आया हो। तो पाठचर्या इसको बोलते हैं हिंदी में पाठचर्या, और इंग्लिश में पाठ्यक्रम बोलते हैं। इंग्लिश में पाठचर्या को इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं। और ये सिलेबस होता है, इसको जो है पाठ्यवस्तु भी बोलते हैं, पाठ्यवस्तु, इसको जो है पाठ्यवस्तु बोलते हैं। तो इसको जो है समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो है ये पाठचर्या जो होता है, पाठचर्या शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना होती है। पाठचर्या शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं। जो विद्यालय में मतलब आपको जो शिक्षा दी जाती है, जितने सारे पाठ्यक्रम होते हैं, जितनी भी सामग्री होती है, वो सारा आपका पाठचर्या के अंतर्गत आता है। एक स्कूल की पाठचर्या में विभिन्न विषयों जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, भाषा के साथ साथ खेल, कला, संगीत आदि और अन्य गतिविधियों का जो है शामिल किया जाता है। पाठचर्या के अंतर्गत जैसे पूरा स्कूल का जो आपका गतिविधि होता है, जो सिलेबस होता है, ये सारा पाठचर्या के अंतर्गत आता है। और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होता है, ये इसी का, यानी कि पाठ्यक्रम पाठचर्या का, यानी कि पाठचर्या भी बोलते हैं इसको, पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। तो ये पाठ्यक्रम या पाठचर्या का ही छोटा सा एक भाग होता है, ये छोटा सा एक भाग होता है, यानी पाठ्यक्रम या इसे सिलेबस कह सकते हैं। तो पाठ्यक्रम जो ये पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम पाठचर्या के भीतर एक विशिष्ट विषय या कोर्स की सामग्री और संरचना को दर्शाता है। तो ये जो पाठचर्या का जो एक छोटा सा ये भाग होता है, जैसे पाठचर्या के भीतर एक विशिष्ट, यहाँ पे ऐसे समझिए, ये यानी कि पाठचर्या का एक छोटा सा भाग होता है, यानी कि संकुचित अर्थ में इसको कहा जाता है, यानी कि ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम पाठचर्या के भीतर एक विशिष्ट विषय या कोर्स की सामग्री और संरचना को दर्शाता है। गणित विषय का पाठ्यक्रम गणित के विभिन्न विषयों जैसे बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, को जो है शामिल कर सकता है। और यह बताएगा कि इन विषयों को कैसे पढ़ाना है और कैसे मूल्यांकन करना है। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये आपका जो है विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज हो गया, और ये सारा जो है औपचारिक शिक्षा होती है, यानी पाठचर्या। इसमें जितनी भी गतिविधियाँ, जितना भी पाठ्यक्रम, जितना भी सिलेबस, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी होता है, सारा पाठचर्या के अंतर्गत होता है। इसी जो है पाठचर्या के अंतर्गत जो है छोटा सा जो है एक विषय जो है, एक विशिष्ट विषय जो पढ़ाया जाता है, वो आपका होता है कोर्स जो होता है सामग्री, वो आपका पाठ्यक्रम या पाठ या सिलेबस आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस गलत लिखा हुआ है क्या, नहीं, सिलेबस हो जाएगा, या पाठ्यवस्तु आप बोल सकते हैं। वो जो पढ़ाया जाता है आप सभी पढ़ते हैं, जैसे एक क्लास में आपने पढ़ा, 9th में पढ़ा, फिर हाई स्कूल में आप गए, तो इसी प्रकार से ये चेंज भी होता है। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा समझ में आया होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा से समझ में आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे परिभाषा के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सी परिभाषाएं, इसमें कोई भी परिभाषा आप देख लीजिएगा इसमें। तो यहाँ पे मैं एक परिभाषा यहाँ पे बता देती हूँ। उनके अनुसार, रडियार्ड या हेनरी के अनुसार, विस्तृत अर्थ में पाठचर्या के अंतर्गत समस्त विद्यालय का वातावरण आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं एवं विषय सम्मिलित हैं, ठीक है। तो पाठचर्या ये होता है, आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा पाठचर्या क्या है सिलेबस के मुताबिक। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 5 यूनिट आपकी जो है पाठचर्या अध्ययन है, ठीक है, पाठचर्या अध्ययन। तो अब इसके बाद आपको देखना है जो है उद्देश्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो पाठचर्या के उद्देश्य, तो यहाँ पे देखिए, पाठचर्या ऐसी हो जो कि छात्रों का बहुमुखी विकास करे। पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं को जागृत करना हो। पाठचर्या का उद्देश्य पाठचर्या छात्रों की अंतर्निहित जो है शक्तियों का विकास करना हो। पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना हो। और पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में कर्तव्य पालन की भावना का विकास हो सके। पाठचर्या एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना का विकास हो, भविष्य में एक आदर्श नागरिक बन सके। जैसे जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हुए कोर्स करते हैं, जो भी हो, तो उनका जो है अच्छी से मतलब उनका उद्देश्य एक होता है, तो इस प्रकार का उद्देश्य हो, कर्तव्य पालन की भावना हो, ये सारे उद्देश्य हैं। पाठचर्या का जो है उद्देश्य छात्रों की कल्पना शक्ति, चिंतन, निर्णय, तर्क करने का जो है विकास करना होना चाहिए। पाठचर्या ऐसी हो जिससे छात्र अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण कर सके। ये जो है सारे उद्देश्य हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। पाठचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे देखिए, पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ ऐसे देख लीजिए, जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने चाहिए, ठीक है, संबंधित होने का सिद्धांत। दूसरा है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का जो है सिद्धांत हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं क्रियाशीलता का जो है सिद्धांत। और अगला आता है पाठचर्या का नैतिकता तथा उत्तम आदर्शों का सिद्धांत। अगला लचीलेपन का जो है लचीलेपन का सिद्धांत, विकास एवं जो है प्रगतिशील प्रक्रिया का जो है सिद्धांत हो जाएगा। ये सारे आपके सिद्धांत हैं पाठचर्या के अंतर्गत। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुभवों की जो है पूर्णता का सिद्धांत। ये सारे आपके पाठचर्या का सिद्धांत हैं। पाठचर्या के खाली समय के सदुपयोगों का सिद्धांत, संस्कृति एवं सभ्यता का सिद्धांत,
प्रजातंत्रात्मक भावना के विकास का सिद्धांत हो जाएगा, सह संबंध का सिद्धांत हो जाएगा, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत हो जाएगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास आदि, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं संतुलन का सिद्धांत हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत हो जाएगा, चेतना का सिद्धांत हो जाएगा। ये सारे आपके जो है सिद्धांत हैं। और एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, मतलब हेडिंग है, मतलब उद्देश्य आपने पढ़ा, आपको उद्देश्य याद रखना है, पाठचर्या के उद्देश्य क्या होते हैं, पाठचर्या के सिद्धांत क्या होते हैं, और आपको याद रखना है पाठचर्या विकास की अवस्थाएं या सोपान, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रसिद्ध विद्वानों डॉक्टर के व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठचर्या संरचना विकास की 5 जो है प्रक्रियाओं को स्वीकार किया था, किंतु जो है सर्वसम्मति से अधिकतर विद्वानों ने पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के निम्न सोपान को जो है स्वीकार किया है। तो यहाँ पे 6 सोपान हो जा रहे हैं आपके, ठीक है। उन्होंने 5 प्रकार के बताए थे और पूरे आपके 6 हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं एक आपका आता है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, ठीक से शायद दिख नहीं रहा है, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। आपको याद कैसे करना है, आपको याद ऐसे करना है जैसे हमने फर्स्ट पे बोला है, तो इसको फर्स्ट पे लिखिएगा, ठीक है। याद रखना है, सीक्वेंस में लगाने को आ जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, फिर आपको देखना है विषय वस्तु के चयन के मापदंड या जो है मापन बोल सकते हैं, विषय वस्तु का गठन, अधिगम अनुभव का चयन या पाठचर्या का मूल्यांकन। तो यहाँ पे ऐसे आपको याद करना है, ये याद रखिएगा, सोपान या अवस्थाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, ये 2 आपको इजी है, याद कर लीजिएगा। शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, ठीक है। फिर आपको देखना है विषय वस्तु का चयन के मापन, फिर विषय वस्तु का गठन, 2 आपको पार्ट करके याद करना है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आपको याद करना है कि अधिगम अनुभव का चयन और पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। आप सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा ऐसे, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक हेडिंग आपकी है, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण होता है, ठीक है। तो ये इसकी यही डिटेल में आपको ये हेडिंग बताई गई है जो हमने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण एक हेडिंग आपकी है, और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हो जाएगा, और मतलब विषय वस्तु का चयन हो जाएगा, विषय वस्तु का संगठन हो जाएगा, अधिगम के अनुभव का संगठन और मूल्यांकन। ये सारे 6 आपकी हेडिंग्स होगी, इनको जो है डिटेल में दिए गए हैं, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देख लीजिए। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं आधारशिला क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पाठ्यक्रम नियोजन की आधारशिला क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आधारशिला होती है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो होता है पाठ्यक्रम निर्माण के पीछे बहुत से आधारों को शामिल किया जाता है। ये सभी आधार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के संतुलन निर्माण हेतु नींव का कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न आधार होते हैं, दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। तो यहाँ पे ये आपका होता है टॉपिक। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, एक प्रश्न आ जाता है, तो ये आपका ये हो जाता है पाठ्यक्रम नियोजन के दार्शनिक आधार, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, ठीक है। और आपको जो है इसके बाद आपका आता है, एक ये आता है पाठ्यक्रम नियोजन की समाजशास्त्रीय आधार, इसको भी समाज से संबंधित आपका है, ठीक है। फिर इसके बाद एक आपका आता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। मनोवैज्ञानिक यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये आपका आता है तीसरे नंबर पे पाठ्यक्रम नियोजन के मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा एक नज़र में इसको, और बाकी एक आप इसको देख लीजिएगा, बेंच मार्किंग तथा राष्ट्रीय स्तरीय सांविधिक निकायों की भूमिका, ये जो होता है ये आपका छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें ये भूमिका के अंतर्गत ये 3 आपके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो होता है पाठ्यचर्या विकास में यूजीसी की भूमिका जो होती है, तो यूजीसी की भूमिका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो ये होता है का गठन जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए, ठीक है, और उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उनके स्तर के मानक तय करने हेतु 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया, और तथा वर्ष 1956 में जो है इसे स्थापित किया गया, लागू किया गया, सदस्य बना। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय के शिक्षा पाठ्यचर्या की पुनर्संरचना का जो है, थोड़ा जूम कर दें, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका पाठ्यचर्या विकास के संबंध में चयनित विभागों की सहायता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, और ये सारे पॉइंट हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये ज़्यादा एक है तो शायद ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1-2 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, तो ये आपके फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है इसमें से, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाठ्यचर्या विकास से संबंधित अन्य निकाय जैसे NCTE, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, NCERT, इसको भी आपको जो है फुल फॉर्म याद करिएगा। साथ समन्वयात्मक रूप में कार्य करना, ये जो आप अध्यापक शिक्षा से संबंधित होता है, ये आपका स्कूल जो है शिक्षा से संबंधित होता है, गुणवत्ता को सुधार करने से, ठीक है। फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा NCERT का। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप अभी नोट्स मत बनाइएगा, इंपॉर्टेंट जो हो उसको नोट कर लीजिएगा, और अपना जो है रिवीजन करते रहें और बार बार उसको पढ़ते रहें। जो आपके पास नोट्स जो उपलब्ध हैं या जो आपने बना रखे हैं, जो आप इस समय बना रहे हैं, उसी को बार बार पढ़िए। और ये आपका एक आता है, ये
पार्चर्या विकास में एनसीटी की भूमिका, इसको आप देख सकते हैं। आयोग 1964-66 के सुझाव के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे सर्वाधिक दर्जा प्रदान किया गया। 1 जुलाई 1995 में विधिवत अपना कार्य प्रारंभ किया। पार्चर्या विकास के संदर्भ में मतलब भूमिका निभाते हैं निम्नलिखित, ठीक है। पार्चर्या विकास के जो है संदर्भ में ये जो बताया गया है, ठीक है। तो यह परिषद पार्चर्या विकास कार्यक्रम के लिए विभिन्न मानदंड मानक तैयार करता है। ये जो है पॉइंट्स हैं यहाँ, ये आप सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा। यह परिषद बदलती शिक्षा जरूरतों के अनुसार शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क की तैयारी करती है और समय के मतलब जो है बदलता रहता है। इनके एनसीटी के अनुसार एनसीटी मतलब पाठ्यचर्या में जो है बदलाव होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों के लिए संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। फिर आपका अगला आता है कि पाठ्यचर्या विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या होती है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आपका पूछा जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज पाठ्यचर्या के विकास के संबंध में विश्वविद्यालयों का योगदान उन्हें व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने में है। विषय द्वारा दिए गए कौशलों के आधार पर विश्वविद्यालय छात्रों में सामाजिक यथार्थ परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। अब इसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट, और यहाँ से देख सकते हैं पाठ्यचर्या के द्वारा उन क्षमताओं का विकास किया जाता है जो बच्चों में अवबोध मूल्यों कौशलों का बृहद आधार तैयार करती है। इसके बाद यहाँ पे आपका जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, इसको बताना है। और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय, तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं बेंचमार्किंग का मतलब होता है यानी कि किसी कंपनी उत्पाद सेवा प्रक्रिया के प्रदर्शन दक्षता या गुणवत्ता को मापने और तुलना करने की प्रक्रिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सुधार किया गया है। परिभाषा के तौर पर देख सकते हैं बेंचमार्किंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जहां आप अपने संगठन की प्रथाओं क्रियाओं और परिणाम की तुलना अपने उद्योग में दूसरों के साथ करते हैं, यह देखने के लिए कि आप औसत से ऊपर हैं या औसत पर या औसत से नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं दूसरे से तुलना, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है बेंचमार्किंग का? उद्देश्य कमियों की पहचान करना होता है, सर्वश्रेष्ठ से सीखना होता है और बेहतर प्रदर्शन करना हासिल करने के लिए जो है आवश्यक जो है सुधार होता है। इसके बाद आपको देखना है कि ये क्या होता है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या होता है? ये होता है कि किसी चीज़ या गतिविधि का देश भर में लागू करना है, पूरे भारत में या सभी राज्य में लागू करना, जैसे राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय नीति हो गया, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय कार्यक्रम। और ये सांविधिक निकाय क्या हो गया जो अभी हमने इसमें बताया आपका, ठीक है। तो सांविधिक निकाय कानून के जरिए स्थापित किए गए संगठन होते हैं। इन्हें वैधानिक भी बोला जाता है, निकाय कह सकते हैं, वैधानिक निकाय भी कहते हैं या संस्थान भी बोल सकते हैं आप। इन निकायों को कानून द्वारा शक्तियाँ दी जाती हैं। इनकी स्थापना, संरचना, शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य तय करते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? निकाय देश के संविधान द्वारा स्थापित होते हैं, यानी कि विशेषताएं हैं। इनकी शक्तियाँ और कार्यों में बदलाव सिर्फ संविधान संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। आप अपना जो है रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।